आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जिसमें हमने जनसंचार के बारे में डिस्कस किया था, जनसंचार के बारे में चर्चा की थी, उसमें हमने संचार, उसके माध्यम, जनसंचार, उसके माध्यमों का संक्षिप्त रूप, उसके बाद पत्रकारिता, पत्रकार, पत्रकारिता के अंग, संपादक, संपादन, समाचार, समाचार लेखन आदि के बारे में जाना था। आज हम पत्रकारिता के प्रकार और जनसंचार के माध्यमों को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पत्रकारिता के प्रकार। हमारा आज का पहला बिंदु है पत्रकारिता के प्रकार। तो पत्रकारिता के लगभग 5 प्रकार माने गए हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इसको जानने से पहले जब हम संपादन के बारे में जान रहे थे, तो संपादन क्या होता है हम जानते हैं, संपादक क्या होता है वो जानते हैं, संपादन करते क्या है हम वो भी जानते हैं। अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ होता है। अब संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? तो ये वो पृष्ठ होता है जिसके अंदर संपादक या संपादन मंडली के द्वारा विचारों के साथ किसी खबर का विश्लेषण करके दिया जाता है। इसको अंग्रेजी में हम एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना होता है किसी भी अखबार का। तो संपादकीय पृष्ठ पे जो है अखबार अपने विचारों को छापता है, अखबार के विचार छपते हैं उस पे, इसलिए संपादकीय पृष्ठ को बहुत मान्यता दी जाती है। इस पर जो है संपादक के नाम पर भी जो लिखे जाते हैं पत्र, वो भी प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस प्रकार संपादकीय पृष्ठ जो है वो संपादन और संपादक का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और ये पन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी घटना पे समाचार की राय को दिखाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पत्रकारिता के प्रकार की ओर। तो जो हमारा पहला प्रकार है वो है खोजपरक पत्रकारिता। तो खोजपरक से हमें क्या समझ आ रहा है कि ऐसी पत्रकारिता जिसके अंतर्गत बहुत मेहनत करके समाचारों को ढूंढा जाए, ढूंढ करके निकाला जाए। वो ऐसे समाचार हों जो आम लोगों तक ऐसी आसानी से नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन पत्रकार अपनी मेहनत से उसका खुलासा करके, उसका उजागर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं? खोजपरक पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत समाचार को बहुत मेहनत से ढूंढा जाए और आम जन तक पहुंचाया जाए, जो यूजुअली आम जन तक नहीं पहुंचता है। हमारा अगला क्या है? अगला हो गया हमारा विशेषीकृत। दूसरा हो गया विशेषीकृत पत्रकारिता। अब पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचनाओं को पहुंचा देना तो होता नहीं है, उसका अच्छे से विश्लेषण करना होता है। तो विश्लेषण कौन करेगा? जो एक्सपर्ट होगा, जिसकी विशेषता होगी उस घटना के बारे में, उस सूचना के बारे में। तो अनेक तरीके की घटनाएं होती हैं, अनेक तरीके की सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं हमारे सामने आती हैं। जैसे कि राजनीतिक सूचना हो गई, खेल की सूचना हो गई, फिल्मों की सूचना हो गई। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं सूचनाओं के, उन क्षेत्रों में विशेषता हासिल किए हुए पत्रकारों के द्वारा जब राय रखी जाती है, जब खबर का विश्लेषण किया जाता है, तो उसको हम विशेषीकृत पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। तो विशेषीकृत पत्रकारिता क्या हो गई कि जैसे संपादकीय पत्रकारिता है, इसके साथ साथ न्यायालय से जुड़ा खबर है, राजनीति से जुड़ा खबर हो गया, फिल्मों से, खेल से, हर एक क्षेत्र के खबर को उस क्षेत्र के विशेषता हासिल किए हुए पत्रकार के द्वारा अगर विश्लेषण करके, विश्लेषित करके हमारे सामने समाचार रखा जाता है, तो इस पत्रकारिता को हम विशेषीकृत पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता, वॉचडॉग जो है अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि देखरेख करना। तो वॉचडॉग पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सरकार के ऊपर नजर रखी जाती है। उनकी अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है, कहीं कुछ गलतियां होती हैं, तो उनका पर्दाफाश किया जाता है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी
कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ माना गया है। इसका कार्य क्या है कि सरकार को उनकी गलतियों का अंदेशा कराए और उनकी गलतियों को आम जन तक आसान भाषा में पहुंचाए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि बहुत बारीकी से निगरानी रखनी पड़ती है कि कहां कब क्या हो रहा है सरकार के बीच, और जहां कुछ गड़बड़ हुआ उसको पकड़ के छापो, उसका उजागर करो, उसका पर्दाफाश करो। और इस तरीके की पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली आलोचना किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को, उनके मुद्दों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, जो नए कानून पास कर रहे हैं उनको लेकर के, उनके कार्यशैली को लेकर के अक्सर वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत क्या किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार हो गया हमारा तीसरा वॉचडॉग पत्रकारिता। चौथा हमारा क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता। अब एडवोकेसी पत्रकारिता किसके कहते हैं, जब कोई प्रोपेगेंडा पकड़ करके पत्रकार काम करे, किसी एक विचारधारा को पकड़ के काम करे, उसका झुकाव किसी एक विशेष विचारधारा की ओर हो, वो या तो सिर्फ सरकार को डिफेंड करे या तो सिर्फ सरकार की बुराई करने लगे, मतलब किसी भी एक चीज को अगर पकड़ के चला जाए तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। इसकी बहुत आलोचना भी होती है कि सरकार के जो पक्षधर होते हैं वो सिर्फ उनके पक्ष में बारे में बातें बताते हैं, लोगों तक सच्चाई नहीं आ पाती। वहीं कभी कभी एडवोकेसी पत्रकारिता की मदद भी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि आंदोलनों को लेकर के भी एजेंडा बनाते हैं। तो एजेंडा बना करके लोगों के बीच पेश करना, उससे क्या होता है, आंदोलन को मजबूती मिलती है। तो इस प्रकार से जब कोई एजेंडा सेट करके पत्रकारिता किया जाए तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी जो है वो है वैकल्पिक। पांचवा जो हो गया वो हो गया वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक समझने से पहले हमें जानना होगा कि मुख्य धारा पत्रकारिता हम किसे कहते हैं। तो राजनीतिक सामाजिक जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जितने भी चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, वो एक खबर देते हैं संतुलन बना करके, इसे हम मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, मुख्य धारा का पत्रकारिता कहते हैं, मुख्य धारा की पत्रकारिता। इसमें क्या होता है, तालमेल बना करके किया जाता है। परंतु ये जितने भी मुख्य धारा की पत्रकारिता है या मुख्य धारा के जितने भी संचार माध्यम है, ये बड़े बड़े विज्ञापनों पर टिके होते हैं, यानी कि इन पे कंपनीज का कंट्रोल होता है, प्राइवेट कंपनीज का, क्योंकि ये विज्ञापन में बंधे होते हैं। परंतु इनसे हट करके जो दूसरी मीडिया जो विकल्प पैदा करती है, जो विज्ञापनों पे नहीं चलती, जो हमारे आपके पैसों पे चलती है या फ्री मीडिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिसमें आपको कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा। वहीं आप जब अखबार घर आता है उसमें देखिए बड़े बड़े पूरा पन्ना में सिर्फ विज्ञापन ही होते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य धारा पत्रकारिता को छोड़ जो एक विकल्प पैदा करे हमारे समाज में, उस पत्रकारिता को हम वैकल्पिक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं और जनसंचार के माध्यमों की ओर अपना रुख करते हैं। तो जनसंचार का जो सबसे पहला माध्यम है और महत्वपूर्ण माध्यम है वो कौन सा है, वो है हमारा प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। तो हम जानते हैं आज प्रिंट माध्यम के बारे में। तो हमारा पहला क्या हो गया, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम क्या है, एक लिखित रूप है पत्रकारिता का, या फिर जनसंचार का यह एक लिखित तरीका है। लिखित यानी कि मुद्रित माध्यम, जिसमें हम लिख करके, छाप करके अपनी चीजों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अपनी बातों को, अपने समाचार को, अपनी भावनाओं को हम लिखित रूप में एक बड़े ग्रुप तक, एक बड़े समूह तक, एक बड़े संख्या में लोगों तक हम पहुंचाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंट माध्यम। अब प्रिंट माध्यम की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमजोरियां हैं। प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या क्या है कि इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आ सकता है, अखबार आ सकते हैं, किताबें आ सकती हैं, पत्र आ सकते हैं, पत्रिकाएं आ सकती हैं। इसकी दूसरी खासियत क्या है कि एक बार लिख लिया, इसे हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं,
मान लीजिए सुबह अखबार आया, सुबह पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी काम में, हम उसे शाम को पढ़ सकते हैं, उसे अगले दिन पढ़ सकते हैं। अगर किसी अखबार को जानने की किसी खबर को जानने की जरूरत महसूस हुई तो हम 10-15 दिन पुराने खबर को भी जान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रिंट मीडियम का एक और फायदा हो गया, एक और विशेषता हो गई। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है, इसको धीरे धीरे हम पढ़ सकते हैं, सोच करके पढ़ सकते हैं, अपने विचार उत्पन्न करते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं जब हम धीरे धीरे, हम अपने पेस पे इसको पढ़ सकते हैं, अपने स्पीड पे इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसकी विशेषताएं हैं कि हमें जितना पसंद है हम उतना ही पढ़ सकते हैं, बाकी चीजों को हम छोड़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमें आज सिर्फ खेल के बारे में पढ़ना है तो हम बाकी चीजों को छोड़ के सीधा खेल वाले पृष्ठ पे आकर के खेल पढ़ सकते हैं। हमें आज कोई खबर पढ़ने का मन नहीं है तो हम सीधा संपादकीय पृष्ठ पे जाकर के और संपादकीय पृष्ठ यानी एडिटोरियल को पढ़ लिए। तो ये भी एक फायदा है इसका कि हमें क्या होता है, कभी भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। इसका एक और फायदा यह है कि इससे जो लेखनी है वो मजबूत होती है, लिखित भाषा का प्रचार होता है। यानी हिंदी का साहित्य अगर मजबूत करना है तो हिंदी के अखबारों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, अंग्रेजी में अंग्रेजी के अखबारों का। तो जिस भी भाषा का अखबार आता है उसका एक साहित्य जो है वो कंटिन्यूअसली लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, तो वो भाषा जो है मजबूती की ओर बढ़ती है। इसके अलावा और क्या क्या है कि इसे हम अपनी योग्यता के हिसाब से समझ सकते हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से उस पर विचार लिख करके भेज भी सकते हैं। तो जो संपादकीय पृष्ठ है उसमें संपादक के नाम पत्र भी छपते हैं। तो अगर हमारे कोई स्पेशल विचार हैं और हम उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम प्रिंट माध्यम में लिख करके भेज भी सकते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स यानी कि कमजोरियां। इसकी विशेषताएं हैं तो साथ ही साथ कमजोरियां भी। एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है साक्षरता की, यानी कि जो पाठक है वो पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है। भारत में सब कोई पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं है, तो इस कारण इसका थोड़ा सा लिमिट हो जाता है कि सब लोग नहीं पढ़ सकते। जिन्हें पढ़ना लिखना आता है वही पढ़ लिख सकते हैं। प्लस इसमें दूसरा जो नुकसान है कि बहुत जल्दी जल्दी खबरें नहीं आती हैं कि आज पूरे दिन की जो खबर होगी वो कल सुबह छपेगी, मतलब रात को छपेगी और सुबह हमारे तक पहुंचेगी। आज अभी दोपहर में घटना घटी उसका खबर हमें आज नहीं मिल सकता, प्रिंट माध्यम के हिसाब से वो हमें कल जाकर के मिलेगा। तो इसका एक नुकसान ये भी है। तीसरा क्या है इसका नुकसान हो जाएगा कि स्पेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अखबार जो है वो लिमिटेड है। अगर 12 पन्नों का है तो 12 पन्ने ही हैं, तो उसमें हर अखबार हर जो खबर है उसको उसमें छापना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। तो उसमें खबरों को छापने के लिए क्या किया जाता है, उनको छोटा किया जाता है, छटनी की जाती है। तो इस प्रकार प्रिंट माध्यम के कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे संचार माध्यम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा, रेडियो। रेडियो जो है वो सुन करके ध्वनि पे टिका हुआ ये एक माध्यम है जिसमें हम जो है खबरों को या फिर किसी भी चीज को सुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो। रेडियो की जो खबर होती है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। यानी कि अगला टर्म हमें क्या मिला, अगला शब्द क्या मिला, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, उसको सबसे ऊपर लिखो, उसके बाद उससे नीचे 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 जो कम महत्वपूर्ण है, प्लस इतने खबर को डालो जितने की जरूरत हो, इतने शॉर्ट करके डालो, इतना छोटा करके रखो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, उसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए। तो उल्टा पिरामिड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो उल्टा पिरामिड का अर्थ क्या हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है ऊपर, उसके नीचे कम महत्वपूर्ण, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली जो है वो प्रिंट माध्यम में भी होता है, रेडियो में भी होता है और टेलीविजन में भी होता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको सबसे पहले लिखा जाए, उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो और भी कम महत्वपूर्ण है। तो उल्टा पिरामिड शैली के अलावा समाचार लेखन की एक और शैली है, उसे हम क्या कहते हैं, 6 ककार शैली। 6 ककार शैली। इसके अंतर्गत हम क्या जानते हैं कि जो खबर लिखी जाती है प्रिंट माध्यम में
वो 6 ककार शैली, यानी कब घटना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, किसने किया, कब किया, कहां किया, इन सभी के बारे में हम लिखते हैं। ये 6 ककार हैं। कब, कहां, किसके द्वारा, कौन, क्यों, कब। जब इतनी चीजों के बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 6 ककार शैली। 6 ककार शैली के अंतर्गत हम खबरों को लिखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? रेडियो के कुछ फायदे और रेडियो के कुछ नुकसान, कि आखिर में रेडियो की विशेषताएं क्या हैं और रेडियो की कमजोरियां क्या क्या हैं। तो रेडियो की खासियत यह है कि इसे जो है बिना पढ़े लिखे हुए लोग जो हैं वो भी समझ सकते हैं। ये एक श्रव्य माध्यम है, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद और हम क्या जानते हैं कि रेडियो की जो बुलेटिन है उसको कभी भी कहीं से भी सुना जा सकता है। हमारे हाथ में बस रेडियो का होना आवश्यक है। इसकी खासियत यह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा खासियत क्या है कि प्रिंट माध्यम की तरह ये देर नहीं होता, जब घटना घटी तब ये बातों को बता सकता है। तीसरा, और इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि इसमें जो अब इसके नुकसान हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो इसकी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर कुछ बात हमें समझ नहीं आई तो हम वापस जा करके नहीं सुन सकते। समाचार पत्र में क्या होता है, प्रिंट माध्यम में क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आई है तो हम वापस जा करके उसे सुन सकते हैं, वापस जा करके, माफ कीजिएगा, उसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो उसे हम शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। रेडियो के साथ क्या है, जो निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आ रहा, हम वापस नहीं सुन सकते। जो नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। पीछे लौटकर सुनने की सुविधा इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो माध्यम है रेडियो वो खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे माध्यम की ओर, जो कि है टीवी। टीवी यानी टेलीविजन। तो टीवी के माध्यम से जो जनसंचार होता है उसे हम दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, जिसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो टीवी जो माध्यम है वो जनसंचार का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत माध्यम है। इसके अंतर्गत हम दृश्य को भी देखते हैं, हम ध्वनियों को भी सुनते हैं और हम कुछ लिखी हुई चीजों को पढ़ भी रहे होते हैं। टीवी के जो है कुछ चरण होते हैं। टीवी एंकरिंग के या टीवी रिपोर्टिंग के, टीवी पत्रकारिता के कुछ चरण होते हैं। उन चरणों के माध्यम से ये खबर हम तक पहुंचाए जाते हैं। पर खबरों के साथ साथ उसका जो दृश्य है यानी विजुअल है, विजुअल के साथ साथ जो ध्वनियां हैं, साउंड, ध्वनि का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कि एक तो ध्वनि हो गई जो लाइव आ रही है घटना के स्थान से, लोगों की, आसपास चिड़िया, पेड़ आदि की। उसके अलावा एक ध्वनि होती है जो टीवी में ऊपर से डाली जाती है, जो मूड के हिसाब से होता है, जिसे म्यूजिक कहते हैं हम, संगीत टाइप म्यूजिक, जो इंस्ट्रूमेंटल होता है। और वो मूड के हिसाब से, अगर कोई दर्दनाक खबर है तो दर्दनाक म्यूजिक, खुशी की खबर है तो खुशी का म्यूजिक, ये ऊपर से जोड़ा जाता है। इसे भी बड़ी सावधानी के साथ जोड़ना होता है। दूसरा, टीवी रिपोर्टिंग के समय आलेख का होता है। जिस तरीके से प्रिंट में संपादक जो है वो उसकी छटनी करता है, उसी प्रकार यहाँ जो एडिटर होता है वो आलेख लिखता है। आलेख यानी कि पूरे चरणबद्ध तरीके से कौन सी खबर कब, कहां, कितनी बतानी है वो लिखी जाती है, उसे हम आलेख के नाम से जानते हैं। तो टीवी के जो विभिन्न चरण हैं, टीवी खबरों के विभिन्न चरणों के बारे में हम जानेंगे। खबरों के विभिन्न चरण। इसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है फ्लैश न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज। पहला फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ये अक्सर हमें टीवी पे देखने को मिलता है। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज हम कहते हैं किसको है? किसी भी घटना के बारे में जो सबसे पहला खबर आता है उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जानते हैं। उसमें विश्लेषण नहीं होता, अभी खबर क्या है पूरा पता नहीं है, पर एंकर आके हमें कुछ बता रहा होता है, उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ये कभी कभी टीवी में नीचे लिखा हुआ भी आता है सबसे पहले। तो जो सबसे पहला खबर है, जो सबसे किसी भी घटना के बारे में, उसे हम ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? ड्राई एंकर।
ब्रेकिंग न्यूज जो है, अगर एंकर है उस वक्त टीवी पे तो वो देता है, अगर नहीं है तो नीचे लिख कर के आती है। पर जब ब्रेकिंग न्यूज आ गई उसके कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद एंकर आता है और हमारे सामने प्रस्तुत होकर के उस खबर के बारे में जितनी जानकारी उस तक पहुंची है उसके बारे में हमें वो बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई एंकर कहते हैं। वो दर्शकों को सीधा सीधा बताता है कि ये घटना कब हुई है, कहां हुई है, कैसे हुई है, जितनी जानकारी उस तक उपस्थित है। उसके बाद आता है फोन इन। अब फोन इन किसे कहते हैं? तो जब एंकर जो है मिली ब्रेकिंग न्यूज पे कुछ चीजें बता रहा होता है, उसके बाद जब उसका जो पत्रकार है, यानी कि जब वो फोन करता है अपने रिपोर्टर के पास, जो रिपोर्टर है वो फोन पे उसको जानकारियां देता है और सिर्फ एंकर को नहीं देता, वो फोन कॉल सीधा हमें सुनाई देती है। तो एंकर जो है फोन के द्वारा अपने रिपोर्टर से जब बातचीत करता है तो उसको हम फोन इन कहते हैं। यानी कि रिपोर्टर जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचा, उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की उसने फोन करके एंकर को बताया और एंकर के द्वारा हम सभी को पता चला, उसे हम फोन इन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है एंकर विजुअल। चौथा जो है हमारा वो है एंकर विजुअल। अब एंकर विजुअल किसको कहते हैं? तो जो घटना पे रिपोर्टर मौजूद है, रिपोर्टर के साथ साथ वहां पे उसका कैमरामैन भी जाता है। तो कैमरामैन जो है पहले दृश्य वहां से रिकॉर्ड करके या फोटो खींच करके भेजता है, उसको एंकर विजुअल कहते हैं। यानी घटना स्थल का जो भी पहला विजुअल आएगा वो वीडियो के रूप में आए, फोटो के रूप में आए, और उसे एंकर प्रदर्शित करेगा, हम तक प्रसारित करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंकर विजुअल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट में जो है रिपोर्टर आप घटना स्थल पे मौजूद लोगों से बातचीत करता है। जो घटना स्थल पे साक्षी लोग मौजूद होते हैं, साक्षी यानी प्रत्यक्षदर्शी, जिन्होंने उसको देखा है, जिन्होंने उस घटना को देखा है, वो साक्षी हैं उस घटना के, उनसे जब बातचीत की जाती है और वो बातचीत हम तक पहुंचाई जाती है, उसे हम एंकर बाइट के नाम से जानते हैं। एंकर बाइट के बाद आता है लाइव। तो इतनी चीजों के होते होते कैमरामैन जो है तब तक लाइव प्रसारण शुरू कर देता है। लाइव यानी कि सीधा प्रसारण, अभी घटनास्थल पे क्या चल रहा है वो सब कुछ हमें विजुअल सीधे सीधे दिखाई देते हैं, उसे हम लाइव के नाम से जानते हैं। अब लाइव के अंदर फिर जो है रिपोर्टर वो खबरें भी बताता है जो फोन के द्वारा बता चुका है या उसको और विस्तृत रूप से। उसके बाद विजुअल्स हमें नजर आने लगते हैं, प्लस लोग आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी रिपोर्टर जो है वो बातचीत करता है और इसके माध्यम से हम तक पहुंचाता है। इसके बाद लाइव के बाद हमारा क्या है? लाइव के बाद आता है हमारा एंकर पैकेज, जो आखिरी है। एंकर पैकेज में क्या होता है? पूरा आलेख लिख करके जो घटना है उसकी जो खबर है उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, विस्तृत रूप से हमारे तक पहुंचाया जाता है। उसके जितने भी बिंदु हैं, उस घटना में जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को इकट्ठा करके और चरणबद्ध करके हम तक जब पहुंचाया जाता है एक पूरे शो में, उसे हम एंकर पैकेज के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं जनसंचार के चौथे माध्यम की ओर, जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो जनसंचार का सबसे आसान तरीका है और आज के समय में सबसे लोकप्रिय तरीका है। अब इंटरनेट में क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी, इन तीनों के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं वो सभी इसमें पाई जाती हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम ऑडियो के द्वारा भी सुन सकते हैं, यानी रेडियो भी चला सकते हैं इंटरनेट पे हम टीवी भी चला सकते हैं। तो इंटरनेट में हर वो खासियत है जो इन तीन जनसंचार के माध्यमों में है। ये बहुत बड़े वर्ग तक फैला हुआ है। आज हर कोई लगभग इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट के द्वारा खबरों को जान सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट के द्वारा जहां हम एक इंसान के साथ संचार कर सकते हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ भी हम कर सकते हैं। जैसे इन तीनों में केवल जनसंचार ही हो सकता है एक बड़े समूह को। टीवी के द्वारा किसी एक व्यक्ति से बात या संचार नहीं करते हैं,
परंतु इंटरनेट पे हम 1 to 1 बात भी करते हैं, हम एक से अधिक लोगों से भी बात करते हैं, बहस भी कर सकते हैं। जैसा कि रेडियो में हमने जाना, रेडियो में जो हम सुनते हैं ध्वनियां इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इंटरनेट में हमें मिलेंगी। टीवी के जितने भी गुण हैं वो सब हमें इंटरनेट में मिलेंगे। तो इंटरनेट जो है सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत जो है जनसंचार का माध्यम है। अब जितनी इसकी खासियतें हैं उतनी इसके अवगुण, उतनी इसके हानि। इसके इंटरनेट जो इतनी तेजी से फैला है, इसमें दुष्प्रचार और गलत खबर और अश्लीलता का बहुत फैलाव हुआ है। यह एक बहुत ही बुरी चीज है इंटरनेट की। यह एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर में ये क्यों फैल रहा है, कि इंटरनेट के माध्यम से दुष्प्रचार बहुत ज्यादा होता है, लोगों को परेशान कर दिया जाता है, गलत खबर बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और इससे जो है प्रोपेगेंडा बन जाता है, इससे जो है लोगों का नुकसान हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर कार्य किया जाए, उसके अलावा इंटरनेट जो है वो बहुत ही मजबूत जनसंचार का माध्यम है। यह आम लोगों को सशक्त भी करता है, क्योंकि इन तीनों माध्यम से आम व्यक्ति जो है वो सीधा संचार नहीं कर पाता था सरकार से। इंटरनेट आने के बाद सरकार और आम आदमी के बीच की जो दूरी है वो कम हुई है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यक्ति बहुत गरीब तबके का भी आराम से अपनी बातों को रख सकता है। इंटरनेट जो है एक ऐसा मंच है जो सबको ही प्रोवाइड हुआ है, वो अमीर हो गरीब हो नहीं देखता। इंटरनेट जो है सबके लिए मंच प्रदान करता है। तो यह जनसंचार का बहुत ही मजबूत तरीका है। तो इस प्रकार से हमारा जो है जनसंचार के जो माध्यम है वो चारों माध्यम खत्म होते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और शब्द हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। एक है स्तंभ लेखन और दूसरा है साक्षात्कार। तो हमारा एक और टर्म हो गया स्तंभ लेखन। अब स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति किसी विशेष टॉपिक पे या किसी विशेष घटना पे अपने विचारों को लिख करके अगर अखबार में छपवाता है तो उसे हम स्तंभ लेखन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये छपेगा कैसे? ये छपेगा जब आप संपादक के नाम पत्र लिख के भेजेंगे। साथ ही साथ उसमें जो है जो संपादक की हमने पढ़े थे कि संपादन के जो वो रूप होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को हम पालन करना पड़ेगा स्तंभ लेखन के दौरान। साथ ही साथ स्तंभ लेखन वही लोग कर सकते हैं जो उस घटना पे विशेषता रखते हैं, यानी कि आपकी रुचि होनी चाहिए उस घटना पे, आप उसके बारे में पढ़े हुए होने चाहिए, आपको स्रोत पता होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने विचार भेज रहे हैं तो वो अखबार में छप सकता है और उसे हम स्तंभ लेखन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है साक्षात्कार। साक्षात्कार को अंग्रेजी में हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। साक्षात्कार जो है वो भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे सवाल पूछ करके साक्षात्कार किया जाता है और उसे छापा जा सकता है, या रेडियो पर सुनाया जाता है, या टीवी पर दिखाया जाता है, या इंटरनेट पर डाला जाता है। तो साक्षात्कार करने के तरीके क्या है? तो सबसे पहले हम सवाल बनाते हैं और जिस भी विशेष व्यक्ति के पास हमें साक्षात्कार करना है उसके पास जाते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। उन जवाबों को या तो हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं रेडियो पे सुनाने के लिए, पूरा वीडियो बनाते हैं टीवी पे दिखाने के लिए, या फिर नोट्स बनाते हैं और उसको प्रिंट माध्यम में छापते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज जनसंचार का जो विषय है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।